सगेशियस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट पर, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर ये पहली वीडियो है, इसलिए ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। हम इसमें इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलेक्शन देखेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं और क्या मेथड होता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का। इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में इसकी बात करेंगे और इवेल्युएशन करेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम ही क्यों अपनाया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर द्वारा, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट होता है, ठीक है, और ये पार्ट 5 में दे रखा है। इसके बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है, क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव के हमारे प्रेसिडेंट पार्ट है। अब बात करेंगे एग्जीक्यूटिव क्या होती है। देखो, एक तो होती है हमारी कार्यपालिका, ठीक है, एक होती है विधान पालिका। तो एग्जीक्यूटिव को ही कार्यपालिका बोल देते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से पर्सन आ जाते हैं, खास करके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, सेंट्रल कार्यपालिका की बात करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और हमारे अटॉर्नी जनरल हो गया। अटॉर्नी जनरल का भी जिक्र अगर हम देखें तो आर्टिकल 76 में किया गया अटॉर्नी जनरल का ही। तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, और उसी में ही प्रेसिडेंट की बात की गई है, ठीक है। और प्रेसिडेंट होता है, ये हमारा हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है। इंडिया की जो एज ए स्टेट अगर इंडिया को लें तो हेड कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, और वो फर्स्ट सिटीजन होता है। ये हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी का सिंबल होता है। उन्हें सभी को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिया का फर्स्ट सिटीजन यही होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसके हम इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है, वी ऑल नो दैट प्रेसिडेंट जो होता है वो उसको डायरेक्टली तो लोगों द्वारा तो इलेक्ट किया नहीं जाता है। एमपीज होते हैं जो हमारे एमएलए होते हैं, उनको डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है, बट प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये कौन कौन पर्सन इसको इलेक्ट करते हैं। जैसे इसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से पर्सन होते हैं जो इनको वोट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउसेज हैं हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें जितने भी इलेक्टेड हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, इसका मतलब ये हुआ जो नॉमिनेट हो गए वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, यहाँ पे आपको बात ध्यान रखें, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड पर्सन है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी के भी पार्टिसिपेट करेंगे, बट वो भी इलेक्टेड होने चाहिए। आपने ऊपर ये बात देखी होगी कि नॉमिनेटेड पर्सन, वो चाहे बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के हों, वो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हों, या वो चाहे यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी के नॉमिनेटेड पर्सन, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इससे यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि नॉमिनेटेड पर्सन होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हों। और कई स्टेटों में देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं, जैसे हमारी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाइकैमरल हमारे वहां पे लेजिस्लेचर है, ठीक है। जैसे यूपी में, तो उनके ना तो नॉमिनेटेड, लेजिस्लेटिव काउंसिल के ना तो नॉमिनेटेड होंगे, ना इलेक्टेड पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और पुडुचेरी की वही बात, पुडुचेरी और दिल्ली में एमएलए होते हैं, पुडुचेरी और दिल्ली में, वहां के सिर्फ इलेक्टेड पर्सन ही पार्टिसिपेट करेंगे और नॉमिनेटेड पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको बात ध्यान क्या रखनी है कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड होंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड होंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड होंगे, ठीक है। ये पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है किसी भी स्टेट में, अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो वहां पे तो वो तो ना नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करेंगे और ना ही इलेक्टेड पार्टिसिपेट करेंगे। अगर सपोज करो किसी की कोई असेंबली डिसॉल्व है, भंग हो गई, किसी स्टेट की, हरियाणा की मान लो असेंबली भंग हो जाती है, तो वहां पे जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी एमएलए होते हैं, वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए, ठीक है। चाहे नो डाउट कि वो जो इलेक्शन होने हैं, चाहे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले नहीं होने, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वो पर्सन डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, वो एमएलए डिसक्वालीफाइड होंगे, वो प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करेंगे। अब
कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि यूनिफॉर्मिटी होगी, एक सारता होगी स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज ए होल एंड यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये सभी स्टेटों में यूनिफॉर्मिटी रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कि सभी स्टेटों को जो रिप्रेजेंटेशन देनी है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, एक सारता होगी उनमें, और यूनियन लेवल पे भी एक सारता होगी, ठीक, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाएगा। अब देखो ये यूनिफॉर्मिटी अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, जितने भी मतलब वोट्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के, उनको इस मैनर में उनकी वोट को काउंट किया जाता है। अब हम देखेंगे, पहले हम करेंगे एमएलएस की बात। एमएलएस की वोट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक एमएलए की वोट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखो टोटल पॉपुलेशन ले लो, यहाँ पे हम एग्जांपल पहले ही ले लेते हैं, हम हरियाणा का एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट हमने यहाँ पे क्या किया है, हरियाणा की 2,53 लाख है पॉपुलेशन, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2.5 करोड़ पॉपुलेशन ले ली हरियाणा की, 2,50 लाख ले ली, और नीचे इलेक्टेड मेंबर्स जो स्टेट लेजिस्लेटिव एमएलएस होते हैं वो 90 ले लिया, ठीक है। और इनटू में क्या किया, क्योंकि ये 1000 के क्वेश्चन के बराबर होना चाहिए, तो इनटू में क्या किया हमने 1/1000 ले लिया। अब आपको ये ध्यान देखना है कि ऊपर 2,50 लाख है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक जीरो तो हम 90 वाले से काट देंगे और बाकी की 3 जीरो उधर से काट देंगे, तो हमारे पास लगभग ये आ जाएगा 2500/9। तो 2500/9 की हम वैल्यू निकालें, एक एमएलए की वैल्यू निकालें, तो वो लगभग 277.7 बनेगी। और अगर हम इनकी सारे अब हरियाणा के जितने एमएलए हैं, ये तो एक एमएलए की वोट वैल्यू निकली है 277.7 एक एमएलए की निकली। अगर हम सभी की निकालें तो 277.7 को हम इंटू कर देंगे 90 से, तो ये लगभग 25,000 के करीब निकले, 24,993 ये वोट वैल्यू एक एमएलए की निकलेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के जो मेंबर होंगे उनकी वोट वैल्यू कैसे काउंट की, एक एमपी की वोट वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे हम दे दें, हम टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ स्टेट्स ले लेंगे ऊपर, और नीचे क्या ले लेंगे, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट, जैसे 543 होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर 543 है हमारे इंडिया के। ऊपर तो टोटल वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा के सभी एमएलएस की वोट वैल्यू कितनी निकली, 24,993 निकली, ठीक है, लगभग 25,000 के करीब निकली, ठीक है, 24,993 निकली। और नीचे हम ले लेंगे टोटल जितने अपने 543 इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और इनको डिवाइड करके वैल्यू निकालें तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा कि हमने कैसे वोट वैल्यू निकाली, एमएलएस की भी और यहाँ पे एमपीज की भी वोट वैल्यू निकाली। अब क्या होता है, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको क्या करना होता है कि उनको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स अचीव करना होता है, ठीक है। फिक्स्ड कोटा कैसे, सपोज करो वैसे हम एजम्पशन लेते हैं 1 लाख बन गई, तो हमें पता है 1 लाख में से अगर किसी कैंडिडेट ने जीतना है तो 50,000 तो एक वोट लेनी पड़ेगी उसको, और 50,000 से ऊपर एक वोट और लेनी, मतलब 50,001 वोट लेनी पड़ेगी अगर उसको प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, the president's election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोटिंग की जाती है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत की जाती है, और वोटिंग सीक्रेट बैलेट द्वारा की जाती है, ठीक है। सभी जो देखो जो जहाँ पे एमएलए हैं उनको वहाँ पे सीक्रेट बैलेट प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे हरियाणा को चंडीगढ़ में वहाँ पे विधानसभा में, पंजाब में भी चंडीगढ़ में विधानसभा में उनको सीक्रेट बैलेट प्रोवाइड कर दिए गए, और जो हमारे एमपी होंगे वो तो अपने वहीं पे पार्लियामेंट में ही वोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह उनको सीक्रेट रूप से वोट करने का मौका दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये सिस्टम है जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें वोट ट्रांसफर की जाती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसमें क्या होता है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है, ठीक है। अगर पहले ही फेज में किसी कैंडिडेट को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाती हैं, फिक्स्ड कोटा की मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाती हैं, तो उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर आगे क्या है, ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली 1 बैलेट। हर एक इलेक्टोरल, जैसे कोई एमएलए है चाहे कोई एमपी है, उसको एक बैलेट पेपर दिया जाता है।
और उसको जब वो वोट कर रहा होता है तो उसको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ती है। जैसे सपोज करो 3-4 कैंडिडेट प्रेसिडेंट की लाइन में है, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए हैं 3-4 कैंडिडेट, तो हर एक इलेक्टोरल कॉलेज के हर एक मेंबर को अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। प्रेफरेंस क्या होगी, एक पहले नंबर पे किसी एक को, दूसरे नंबर पे किसी एक को, तीसरे नंबर पे किसी एक को, चौथे नंबर पे किसी, क्योंकि 4 कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरी ये है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी ये है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी ये है, फोर्थ प्रेफरेंस मेरी ये है। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि उनके पास ऑप्शंस होते हैं, वो अपनी प्रेफरेंस इंडिकेट कर देते हैं। बट हमारे देश में क्या होता है कि जो कैंडिडेट जाता है, जो मेंबर जाता है इलेक्टोरल कॉलेज में, वो अपनी सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस लगा के आ जाता है, वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ की तरफ तो ध्यान ही नहीं देता है। और मोस्टली क्या होता है, जो हमारे जो फ्रेम में जो प्रेसिडेंट के लिए जो फ्रेम में पर्सन होते हैं वो मोस्टली 2 ही होते हैं, ठीक है। कभी 3 हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मेजोरिटी 2 पार्टियों के पास ही रहती है। और जो भी कैंडिडेट जाता है वो क्या होता है, मेजोरिटी में क्या करता है, वो पहली प्रेफरेंस को टिक करके आ जाता है और दूसरी, तीसरी और चौथी प्रेफरेंस को छोड़ देता है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो हमें ट्रांसफर करने का, वोट ट्रांसफर करने का है लोगों को, जहां हमारे इलेक्शन कमीशन को मौका नहीं मिलता है, वो पहली ही प्रेफरेंस, जब पहली प्रेफरेंस वाले पर्सन को मेजोरिटी मिल जाती है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप प्रेसिडेंट हो। अब फर्स्ट फेज में क्या हुआ, फर्स्ट फेज में फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स काउंट होती है। मैंने कहा था ना, मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे कैंडिडेट होते हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही टिक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाली वोट को काउंट किया जाता है। अगर इस फर्स्ट फेज में अगर किसी कैंडिडेट ने अपना कोटा, मतलब 50% + 1, ठीक है, अपना कोटा अगर उसने अचीव कर लिया तो उसको इलेक्टेड प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये प्रेसिडेंट बन गया। अदरवाइज क्या होता है, प्रोसेस चल पड़ती है, ट्रांसफर ऑफ वोट्स की प्रोसेस चल पड़ती है, वोट्स ट्रांसफर होने लग जाए। अब ट्रांसफर कैसे होती है, हमने कहा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ना, तो ये ट्रांसफर कैसे होती है, ठीक है ना। जो कैंडिडेट लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंसेस अचीव करता, मेरा कहने का मतलब अगर 4 कैंडिडेट है उनमें से सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिली है, अगर किसी उन 4 में से किसी को तो फर्स्ट प्रेफरेंस कम मिली होगी, ठीक है, तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस को कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस होती है ऊपर वाले तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस होती है, देखो उसकी जो लीस्ट मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस अचीव कर रहा है, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो उसकी कैंसिल हो ही जाएगी, ठीक है, और उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस होगी वो बाकी कैंडिडेट्स में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और ये प्रोसेस कब तक चलती जाएगी, जब तक कोई एक कैंडिडेट रिक्वायर्ड कोटा अचीव कर नहीं लेता है, जब तक कोई एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, इलेक्टेड नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस क्लिक करने के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, चाहे तो कैंडिडेट, चाहे जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं वो चाहे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस लगा के आ सकते हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड जितने भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं उनको कौन इंक्वायर करता है, उनको कौन डिसाइड करता है, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। और इसमें फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, सभी को मानना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। अब देखो, अब हम ये बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसको किन किन ग्राउंड पे आप किस ग्राउंड पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप कहो, आप कोर्ट में जाते हो कि ये इस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, ये इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया था वो इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट मतलब इनमें कई एमपीज मौजूद नहीं थे, कई एमएलए मौजूद नहीं थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। देखो इलेक्शन कमीशन तो सभी को बुलाता है, अगर कहीं पे कोई असेंबली डिसॉल्व होगी या कहीं पे भंग होगी तो उनको वो एक्सक्लूड कर लेते हैं, बाकी सभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप इस बेस पे जाकर कोर्ट में नहीं कह सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज था वो इनकम्प्लीट था तो ये प्रेसिडेंट को, इसको प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, इस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करने वाला है, ठीक है। अब अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलीगल घोषित कर दिया जाता है, वॉइड घोषित कर दिया कि ये इसका जो इलेक्शन हुआ है वो सही नहीं था, वो इलीगल तरीके से हुआ था, सुप्रीम अगर वॉइड कर देता है, ठीक है। अब क्या होगा, तो इसके सपोज करो इसको 6 महीने हो गए प्रेसिडेंट को काम करते हुए और 6 महीने के बाद सुप्रीम ने कह दिया कि इसका जो इलेक्शन है वो वॉइड है। तो इसमें क्या हुआ, जितने भी डिसीजन इसने 6 महीने में हमारे इसने प्रेसिडेंट ने लिए तो वो अपनी फोर्स में रहेंगे, उनको इनवैलिड नहीं किया जा सकता, वो वैलिड रहेंगे, ठीक है। वो फोर्स में बने रहेंगे। आप हमारी बात समझ गए होंगे कि इसके 6 महीने में जितने भी डिसीजन लिए वो लीगल होंगे, वो चलते रहेंगे, उनको हम इनवैलिड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसकी एवेल्यूएशन के बारे में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई मेंबर ने कहा था कि जो प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो अनडेमोक्रेटिक है,
ठीक है। और उन्होंने आइडिया भी दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने आइडिया भी दिया था कि इसका जो इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का वो डायरेक्ट पद्धति द्वारा होना चाहिए। बट आपको पता है हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का। तो कई रीजंस थे इसके पीछे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उन्होंने कहा था कि हमारे पास कई रीजंस हैं क्यों हम इनडायरेक्ट इलेक्शन को रिटेन कर रहे हैं, क्यों हम प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रपोज कर रहे हैं। वो हम इसके वेरियस रीजंस हम नीचे आगे डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये है कि जो प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ कोरिलेशन में है। वो कोरिलेशन में अगर कहीं पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है तो वहां पे ये इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट सही रहता है, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास नाम मात्र की पावर है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल पावर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है रियल पावर। तो ये एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। तो इसके लिए अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं या एमपी होते हैं हमारे एमएलए, उनके लिए हम डायरेक्ट, क्योंकि उनके पास रियल पावर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक अलग सी बात होती कि अगर हम प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट करते और उसको कोई भी रियल पावर ना देते, ठीक है। और इसमें हमें ये भी होता कि प्रेसिडेंट को अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन करते तो इतने बड़े इलेक्टोरल कॉलेज की कितनी कॉस्ट आती, कितना ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसको मतलब इलेक्ट करने में प्रेसिडेंट। तो इन सभी रीजंस की वजह से कि जो प्रेसिडेंट है हमारे सिर्फ सिंबॉलिक हेड है, ये नाम मात्र की हेड है, इनके पास पावर तो है नहीं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका था कि इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम अपनाया जाए और इसको इलेक्ट किया जाए। अब फिर कई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पर्सन थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस द्वारा किया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स के होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो कई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कह रहे थे कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए सिर्फ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द्वारा ही होना चाहिए। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या कहा था कि अब ये दोनों हाउस तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आज के टाइम की बात करें, ये दोनों हाउस तो जो लोकसभा और राज्यसभा में तो आज जैसे बीजेपी की मेजोरिटी चल रही है, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा नॉमिनेटेड हो सकती है। अगर हम देखें तो आज देखो चाहे कितनी भी स्टेट्स में पार्टी हो, बीजेपी का रूल हो, बट फिर भी कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी का रूल नहीं है। तो इससे क्या होता है, अगर हम सिर्फ दोनों हाउसेस को ही मौका देते, दोनों हाउसेस को ही कहते कि आप ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करो, तो जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है वो अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेती है, ठीक है। और जो हमारी बाकी स्टेट्स बच जाती है उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलने वाला था, ठीक है। वो सिर्फ उन स्टेट्स का ही प्रेसिडेंट होता है जहाँ पे रूलिंग पार्टी या मेजोरिटी पार्टी रूल कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव तो है ही है, यूनियन का सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव तो वो है, बट वो स्टेट्स का भी इक्वली रिप्रेजेंटेटिव है। तभी हमने इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को चुना है, ठीक है। तो ये एक रीजन बताया था। फिर फर्दर भी इवैल्यूएशन में कई और पॉइंट बताए गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक और भी बात आ गई कि जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये मिसनोमर है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो आपने कंसेप्ट कहा है वो एक नाम मात्र है, वो नाम लेने के लिए। बाकी यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो से ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स को चुनना होता है तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम सही रहता है। बट यहाँ पे तो कैसे एक ही होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम होता है वो दो से ज़्यादा अगर सीट हो तो उनके लिए ये जो पद्धति होती है उनके लिए सूटेबल होती है। बट हमें तो प्रेसिडेंट एक ही चुनना था। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है ये सिर्फ मिसनोमर है, नाम मात्र के लिए है। ये हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये सही नहीं है, ठीक है। फिर फर्दर क्या कहा गया कि इसको अगर हम कहना चाहें इसको हम प्रेफरेंशियल और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम कह सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम बात करें जो आप सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात कर रहे हो, इसको भी ऑब्जेक्ट किया गया था लोगों द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में, इसको भी ऑब्जेक्ट किया गया था क्योंकि हर एक वोटर की सिंगल वोट नहीं होती है, उसके हर एक वोटर की प्लूरल वोट्स हो सकती हैं। तो इन कई बातों पे इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था प्रेसिडेंट की। ये हमने अपनी सीरीज की ये पार्ट 1 वीडियो लेके आए प्रेसिडेंट के बारे में। और इसी सीरीज में हम प्रेसिडेंट के बारे में, जैसे इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में और भी इसकी इम्पीचमेंट के बारे में, इसकी पार्डन पावर्स के बारे में सभी वीडियोस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।